आज हम लोग कुछ सवाल को बनाएंगे। ये सवाल यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं और हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है ये हम लोग कितनी आसानी से इसको हम बना सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं, बहुत सिंपल तरीका है और हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति का ये सवाल है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। जितने सवाल बना पाएंगे उतने बनाएंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय समतल में 4 बिंदुओं पी क्यू आर एस के निर्देशांक 11, 42, 44 और 14 है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है। तो क्या है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल? ये 1995 में यूपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। ये 1995 में यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा था और आज भी इसी तरह के सवाल जो है यूपीएससी में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 7.5, तीसरा है 4.5 और चौथा है कि मालूम करना संभव नहीं जब तक कि विकर्ण ज्ञात नहीं है। तो यही जो डायग्राम है यही दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को हम लोग बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ईजी तरीके से इसको तोड़ लेते हैं। जैसे ये जो हमारा जो समतल है, तो इसमें देखिए ये लंबा है और ये हम लोग एक पैरेलल रेखा यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, पैरेलल रेखा यहाँ पर खींच लेंगे और इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं एन। ठीक है ना, इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? तो एन दे देंगे यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं कि एन यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे मान निकलेगा इसका। तो सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, एरिया लिख दें या कुछ भी है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर आयत एन क्यू आर एस प्लस त्रिभुज, जो त्रिभुज नया हम लोगों ने दिया है, त्रिभुज पी क्यू एन का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस का अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो आयत जो हम लोगों ने देखा, ये लाइन खींच दिया तो आयत बन गया, आमने सामने की भुजा बराबर है, प्लस ये जो त्रिभुज जो नीचे में खींचा हुआ है उसका क्षेत्रफल जो है हम लोग को क्या होगा सो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू मुझे बताएं कि n का वैल्यू क्या होगा। पहले हम लोग एन क्यू को हम लोग निकालते हैं। अगर n का वैल्यू निकालें सामान्य तरीके से भी, तो ये n का वैल्यू आ जाएगा 1, 2। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा डिटेल से बताऊंगा। और सबसे पहले इसके बाद हम एन क्यू का निकालते हैं। क्या है? एन क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए एन क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एन और क्यू, एन और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 3। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? क्यू आर की वैल्यू देखें, क्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फिर कि आयत एन क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा। अब जो है आयत जो है एन क्यू आर एस का एरिया जो है, एरिया क्षेत्रफल एक ही बात है, मैंने वो कितना जाएगा? 3 × 2 यानी कि ये हो जाएगा 6। अब हम लोग देखेंगे फिर एन पी बराबर क्या हो जाएगा? एन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन और पी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर बराबर 1। और एन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? बराबर हो जाएगा ये हमारा 4 - 1 का स्क्वायर
फिर आ जाएगा ये +2 - 2 का स्क्वायर। आपको नहीं दिख रहा होगा, डायग्राम ऊपर में छिप गया है, वहाँ से देखेंगे तो बहुत इजीली ये निकल जाएगा। तो 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और एन पी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो त्रिभुज पी क्यू एन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 × 3 × 1 इजकल टू 1/2 × 3 × 1 इजकल टू 1.5। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा, तो इसलिए जो है अभिष्ट लिखेंगे इसको, अभिष्ट, अगर हिंदी लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखें, अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि एरिया है ना, एरिया जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर सबको जोड़ दें, जहाँ पर हम लोग देखा था त्रिभुज आयत और उसका जो है त्रिभुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत एन क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी क्यू एन का क्षेत्रफल, है ना। तो सब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना, 6 प्लस आयत का एन क्यू आर एस का 6 निकला है और ये निकला है 1.5, 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 इसका जो है एरिया निकल गया। तो 7.5 हमारे आंसर में दिए हुए था, क्या दिए हुए था, तो ये देखिए 7.5 ऑप्शन में दिए हुए था, तो 7.5 जो है इसका 7.5 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं। उम्मीद है कि आप इसको बहुत आराम से एक बार देख के समझ गए होंगे। मैं बच्चों की तरह नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग 4 अक्टूबर को मेंस देंगे, प्री देंगे यूपीएससी का, उनको काफ़ी अच्छा जानकारी होगा। फिर भी अगर किसी आदमी को डीप में ऐसे सवाल समझने हो तो मुझे बताएं, मैं एक ही सवाल में 10-15 मिनट बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा इरादा है कि जितने सवाल मैं खींच लूँ 1995 से लेके जितने तक आगे खींच दूँ उतना अच्छा है। चलिए मैं दूसरा सवाल जो है उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड सवाल ये है कि 6 मीटर × 5 मीटर × 4 मीटर विमा का एक आयताकार कूपड़, है ना, आयताकार कूपड़ ईंटों से इस प्रकार बनाया गया है, ईंटों से इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी बाहरी विमा 6.2 m × 5.2 m × 4.2 m हो जाए। जल संग्रह का ऐसा कुंड बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर आकार की लगभग कितने ईंटों अपेक्षित होगी। ये भी 1995 में यूपीएससी ने अपने प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला है 15, 408, 3000, 15000 और 30000, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल जो है ना, मतलब कि कैसे बहुत आसानी से बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कूपड़ क्या होता है मुझे नहीं मालूम, यूपीएससी ने दिया है कूपड़ क्या होता है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि हाँ ठीक है, ये कुछ ईंटों से ये कुछ चीज़ें जो बनती है, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसमें हिंदी है ना, वो बहुत क्लिष्ट हिंदी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरी ये सलाह है कि आप लोग एक बार साथ साथ जो है ना वो भी देख लिया करें, उसका जो इंग्लिश वर्जन जो होता है वो ज़रूर देख के चलें, क्योंकि हिंदी बहुत सरदर्द हिंदी होती है, फंसा देती है। तो सबसे पहले तो ईंटों की संख्या मान लेते हैं, माना कि ईंटों की संख्या x, ईंटों की संख्या कितना मान लेते हैं हम लोग, संख्या बराबर x मान लेते हैं, n मान लेते हैं, दो भी है, जो भी है n से नंबर है n मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि ये इतना n है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाहरी विमा का आयतन और अंदर के विमा का आयतन को अगर हम लोग घटा लें तो ईंटों का आयतन हमें निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बाहरी विमा का आयतन माइनस जो है बाहरी विमा का आयतन माइनस विमा का आयतन जो होगा, जो विमा का आयतन है, अगर हम लोग ये निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईंटों का आयतन आ जाएगा, है ना। ईंट भी एक जगह घेरेगी, ईंटों का आयतन, ठीक है, ईंटों का आयतन निकल गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अब इसको सीधा सेट कर देते हैं ईंटों का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि बराबर कितना हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा 6 × 5, है ना, इंटू 5 × 2 × 4 × 2 माइनस 6 × 5 × 4, ठीक है ना। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, चलिए मैं नॉर्मली जो है इसको, आप लोग इसको खुद करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन इसको जब करेंगे ना 6 × 5 × 5 × 2 × 4 × 2 माइनस 6 × 5 × 4 को, तो ये आ जाएगा 15.408, 15.408, और एम क्यू आ जाएगी, क्योंकि 3 बार है ना, 3 बार एम में है, तो एम क्यू आ जाएगी। अब हम लोग जो है देखते हैं, वो सवाल छूट गया होगा तो आप लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि सवाल छूट जाना बड़ा वो। अब प्रत्येक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, प्रत्येक ईंट का आयतन, प्रत्येक ईंट का जो आयतन है, प्रत्येक ईंट का आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 × 0.1 × 0.05, और इसको ध्यान में देना है, ये कितना है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁻4, क्योंकि 0 0 है, नीचे जाएगा तो हम लोग 10 × 10⁻⁴ MQ लिखेंगे, बराबर 1 × 10⁻³ MQ, इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 × 10⁻³ n बराबर कितना है, 15.408, ठीक है, 15.408 हो गया। इसको दोनों को MQ में हमने बदल रखा है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा निकाल देते हैं, सीधा n बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 408 बाई 15 × 408 बाई 1 × 10⁻³ बराबर कितना हो जाएगा, 15.408। बहुत सामान्य तरीके से इसको हमने निकाला है, बहुत आराम से। क्या उत्तर में हमारा ये है ना, 15,408। तो कितनी ईंटें अपेक्षित होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन में, यही ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 15,408। चलिए, मैंने इसको जो बनाया ना, तो इसको जो बनाया तो मैंने बहुत लंबे तरीके से बनाया है। अगर आप इसको, अगर इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो मुझे लगता है कि 1 मिनट मैक्सिमम होगा, 1 मिनट में आप पूरी कैलकुलेशन के साथ इसको जो है वो बना लेंगे, है ना, बहुत आराम से इसको बना लेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो ये जो है सारे सवाल एक ही टॉपिक के हैं, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति वगैरह के हैं, और ये बहुत आराम से ये बन जाएगा। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग देख लें, क्या देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन समय काफ़ी भागा जा रहा है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। तो ये है कि नीचे दिए हुए आरेख पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये आरेख है, ये देखिए सेंटर में है ये, लेकिन मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये सेंटर से इसको मैंने डिफरेंट बना दिया है। तो वर्ग में एक एकक की भुजाएं हैं तथा Q और S क्रमशः दोनों वृत्तों के केंद्र हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अब ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए PQRS ये है, ये एक इकाई 1 है, यहाँ की दी हुई है ना, ये त्रिज्या है उसकी, ये केंद्र में है, Q भी केंद्र में है, S भी केंद्र में है। A की वैल्यू π/2 है, B की 1/2 है, C की π/4 - 1/2 है, और D की π/2 - 1। ये ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा होगा। अब हम लोग देखते हैं, बेसिक फॉर्मूला तो हमें लगाना ही पड़ेगा। सवाल आप लोगों ने देख लिया ढंग से, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं चाप PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे चाप है, चाप PQRS का, है ना, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख देते हैं भाई, है ना, क्षेत्रफल, चाप PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, है ना, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू πr² हो जाएगा। ये चाप PQRS का क्षेत्रफल बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू πr²। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री πr² हो गया,
तो बराबर क्या हो जाएगा, π/4 और पाई स्क्वायर हो गया, मतलब 1 π/4 हम लोग लिख सकते हैं इसको। π/4 सीधा है, ये चूँकि जो है r की वैल्यू है वो 1 है, r की वैल्यू कितनी है, 1 है। पाई को क्यों कन्वर्ट करना, पाई को वैसे ही रहने देते हैं जैसे है, पाई है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज PRQ का क्षेत्रफल है ना, जो ट्रायंगल है PRQ, त्रिभुज PRQ का क्षेत्रफल, PRQ का क्षेत्रफल हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 है। भाई इकाई तो 1 ही है ना PRQ में, PRQ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नीचे वाले वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखेंगे, नीचे वाले भाग का छायांकित। अब हम लोग देखते हैं नीचे वाले वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम लोग इसको अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, है ना, चाप जो है हमारा PRQ, चाप PRQ का क्षेत्रफल, चाप PRQ का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल PRQ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा π/4, माफ़ करना है ना, मैं थोड़ा नीचे ना कैलकुलेशन नीचे चला गया था, बराबर हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 इक्वल टू π-2/4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि चूँकि दोनों वृत्तों के पास जो है ना एक समान त्रिज्या है ना, जो दोनों वृत्त है उसके पास क्या है, एक समान त्रिज्या है, ठीक है ना। इसलिए कुल लिख ही देता हूँ, चूँकि समान त्रिज्या है ना, दोनों वृत्तों के पास क्या है, दोनों वृत्तों, चूँकि दोनों वृत्तों के पास समान त्रिज्या है, समान त्रिज्या है, ठीक है ना, समान त्रिज्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समान त्रिज्या है इसलिए हो जाएगा, इसलिए कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू π-2/4 हो जाएगा, 2 बराबर 2/2 इंटू π-2/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा π-2/2, ठीक है ना। अब तो ये किसी भी तरह से हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, π/2 - 1 लिख सकते हैं, π/2 - 1 लिख सकते हैं, π/2 - 1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि पहले ही हमारा जो उत्तर है ये यहाँ पर जो है वो π/2 - 1 है। तो अभी भी यूपीएससी भी अपने क्वेश्चंस को क्या है, रिपीट करती है, बहुत ज़्यादा रिपीट करती है यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को। तो ऐसा नहीं कि इस तरह के सवाल दोबारा नहीं आ सकते हैं, इस तरह के सवाल बिल्कुल जो है ना आपको प्री में जो होने वाला है 4 अक्टूबर को, वहाँ इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और मज़े लेने के लिए कई बार इस तरह के एग्ज़ाम, इस तरह के 2-4 सवाल जो है ना वो आपको एनटीपीसी और बाकी एग्ज़ाम में भी डाल देते हैं, तो परेशान नहीं होना है, सवाल हो जाए तो कर देना है, नहीं हो तो जो सवाल आराम से हो रहे हैं उसके तरफ बढ़ जाना है। और प्रैक्टिस तो रोज़ करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। मैंने सोचा था 10 का सवाल लेने का, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर सवाल को मैं लूँगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं कि नीचे के आरेख में 3 वर्ग हैं, है ना, 3 वर्ग दिख रहे हैं, नीचे के आरेख में 3 वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 100, 16 और 49 हैं, और वे एक दूसरे के पार्श्व यानी साइड में प्रदर्शित रीति से स्थित हैं। बीच वाले वर्ग के क्षेत्रफल को कितना कम करें कि इस प्रकार बने तीनों वर्गों की कुल PQ की लंबाई 19 रह जाए, है ना। ये रहा हमारा P और Q, तीनों वर्गों की कुल PQ की लंबाई 19 रह जाए, ठीक है ना। ये भी 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अगले साल का हो गया, 1996 का हो गया। तो इसको जो है आप लोग कोशिश करें बनाने का, कि इसको बना के बताना है कि क्या होगा। और चलिए ऐसा करते हैं, 1995 का सारा क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया है,
एक क्वेश्चन 1996 का भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। क्या जाता है भाई, अपने पास थोड़ा बहुत समय है, थोड़ा बहुत ही समय है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया तो लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो अभी पूरी क्षमता के साथ होंगे। तो माना सबसे छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी, ए होगी, है ना। सबसे छोटे वर्ग की भुजा जो है वो मान लेते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि a + 10 + 7, a + 10 + 7 बराबर कितना हो गया, 19, ठीक है। कैसे निकाला, a + 10 + 7 कितना हो गया, 19 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। सही सीधा है, a बराबर 2 हो गया। अब सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2² यानी कितना हो जाएगा, 4। तो सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, अगर कमी करना हो तो कितना आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 16 - 4 हो गया ना, 16 - 4 हो गया। तो बराबर कितना हो गया, 12। कहीं पे 12 दिख रहा है क्या, ये हमारा जो है 12 दिख रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये सेम सवाल रिपीट नहीं होते, इसी तरह के सवाल रिपीट होते हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ही है, बहुत आसान है। मैं और भी क्वेश्चंस में बताऊंगा, चूँकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माना कि, और ये वो सब कुछ समझाने के ख्याल से, तो इसलिए जो है ना वो आप लोग को ऐसा लगता है कि ये लंबा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर इसी चीज़ को आप बनाएं तो एक सवाल में 1 मिनट ही लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। तो 60 सवाल तो आराम से हो ही जाएंगे। अगर किसी सवाल को अपने 30 सेकंड में खींच दिया तो और अच्छा है। और हम लोग जानते हैं कि पेपर 2 बस क्वालिफाइंग है, यूपीएससी का पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो है वो ठीक है, काफ़ी है। 30 नंबर भी अगर आपने सही कर दिया, सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के कॉम्प्रिहेंशंस का तो पता नहीं चलता, लेकिन इस तरह के सवाल अगर आप बनाएंगे तो सही कर देंगे। तो टोटल 80 ही सवाल होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 सवाल आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 20 जो ज़्यादा ही टिपिकल है उसको छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए स्ट्रेटजी बना के चलिएगा तो यूपीएससी 4 अक्टूबर का बिल्कुल क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।